कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम। स्कूलों में टीचर्स ही नहीं हैं। जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी और लाएगी तो कब। और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी। आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपका अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहाँ लैंड करके पदी। आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार जी, मेरा प्रश्न जो था शिक्षा विभाग के पिछले किए हुए कृत्यों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके, तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े। अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है, और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं। और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती। और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी और लाएगी तो कब। और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी। मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी से ये है, क्योंकि मैंने मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहाँ लैंड करके पटक दिया। ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट
के बिना ही उनको नौकरियां मिली। आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं बस इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहूंगी कि सरकार अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री ब्रजेश कठेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, कितना मिनट पूछा है? आपके ने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के आखिरी बच्चे की आंख में झांकने का प्रयास है, जिसके बस्ते का बोझ तो बढ़ गया लेकिन ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। महोदय, जिस्म तो है मगर रूह नहीं है इसमें। यह जो स्कूल है, स्कूल नहीं है इसमें। महोदय, आज हमारे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की इमारतों में कायाकल्प योजना के बदल रही है, लेकिन विद्या और विश्वास दोनों नदारद है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर 2 भारत तैयार हो रहे हैं। एक भारत वो बच्चा जो एसी के कमरों में क्लास ले रहा है, दूसरा वो बच्चा जो पटरे पर बैठकर मिड डे मील मिलने का इंतजार कर रहा है। क्या हम इस खाई को पाट पा रहे हैं? मेरा सवाल यह नहीं कि आपने कितने बच्चों का नामांकन बढ़ाया, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूल के बच्चों में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आंख मिलाकर बात करने का आत्मविश्वास पैदा हुआ? यदि नहीं तो आपकी सारी योजनाएं व्यर्थ हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज गरीब से गरीब आदमी चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, पेट काटकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। इस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? महोदय, हकीकत यह है कि हमने अपने शिक्षकों को डाटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया है। वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐप पर हाजिरी लगाने और रसोइया का हिसाब करने, बीएलओ ड्यूटी और गैर शैक्षणिक कार्य करने में उलझे हैं। जब गुरुजी का ध्यान रजिस्टर पर होगा तो बच्चे मस्तिष्क पर ध्यान क्यों देंगे? महोदय, मेरा अंतिम आग्रह है, शिक्षा के आंकड़ों की बाजीगरी से बाहर निकलिए और साक्षर नहीं शिक्षित उत्तर प्रदेश को बनाइए। महोदय, जो मेरा प्रश्न था उस प्रश्न में जो जवाब दिया वो सीधा जवाब दिया कि वर्ष 2023-24 से 24-25 में कोई वृद्धि नहीं हुई। अगर कोई वृद्धि नहीं हुई तो सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी रही? सरकार की क्या कोई योजना थी? उस योजना के तहत बच्चों को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? महोदय, मेरे जनपद मैनपुरी में मुझे लग रहा है कि आपस में बातचीत कुछ ज्यादा हो रही है। महोदय, किसी ने बात करनी है। एक सेकंड ब्रजेश जी, किसी माननीय सदस्य ने बात करनी है तो मैंने पीछे लॉबीज इसलिए बहुत अच्छी बनाई है कि आप जाके बात कर सकते हैं। पूरा सदन के अंतर्गत सबकी आवाज गूंजती है, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि बहुत जरूरी बात हो तो बाहर जाके कर लें, यहाँ पर सुनिए कि क्या उत्तर आ रहा है। चलिए महोदय, अभी अगर इनसे प्रदेश और किसी जनपद के स्मार्ट क्लासेस के अगर आंकड़े पूछो, देर नहीं लगेगी, आंकड़े बता देंगे। मेरे जनपद मैनपुरी में जो चयनित स्मार्ट क्लासेस हैं विद्यालय, उनमें 551, लेकिन अभी तक 148 विद्यालयों में ही जो स्मार्ट क्लास के स्टैंडर्ड हैं वो उपलब्ध करा पाए। शेष केवल कागजों में दर्ज है, कोई भी उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, मेरे जनपद मैनपुरी में अभी तक केवल 75% विद्यालयों में फर्नीचर आंकड़ों में है, लेकिन हकीकत ये है कि आधे से ज्यादा विद्यालय आज भी फर्नीचर से विहीन है। आपने वो आंकड़े कहाँ से देखे? सर, वो आंकड़े कहाँ देखे हैं आपने? मैंने पता किया सर। अच्छा, ठीक है।
कहीं न कहीं से पता ही तो किया है साहब। चलिए पूछिए। और महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, स्मार्ट क्लासेस के पूरे प्रदेश में कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? कब तक उपलब्ध होंगी, सरकार स्पष्ट करे। डीबीटी योजना के तहत दी जाने वाली राशि का सदुपयोग प्रतिशत क्या है? क्या सरकार उक्त धनराशि के बाद इसकी उपयोगिता के आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी? प्रदेश के कुल कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें फर्नीचर आदि की व्यवस्था अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई? थैंक यू। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का सदुपयोग यदि सरकार के पास कोई आंकड़ा हो तो पटल पर रखे। संख्या के आधार पर जिन विद्यालयों को दूसरी जगह मर्ज किया गया है, महोदय, आखिर यहाँ पर उपयुक्त आबादी के बाद छात्र संख्या क्यों कम हुई? धन्यवाद ब्रजेश जी। और एक आखिरी प्रश्न महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वीडियो तमाम वायरल होते हैं, कभी बच्चे झाड़ू लगा रहे, तो बड़ा वाला कभी प्रश्न बच्चे पहले पर पूछते जा हैं, रहे। बड़ा वाला मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, आखिर आपका ध्यान उस सफाई की तरफ क्यों नहीं जाता है? आपके बैठिए सब हो गया, भाषण हो गया आपका। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, इनका माइक बंद करो। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखें। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार विपक्ष के द्वारा सदन में भी और आमजन में भी ये पूरा प्रयास किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया और सरकार ने बच्चों के भविष्य को जो संवारने के लिए स्कूल बनाए गए थे उनको बंद करके बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने का काम किया। मैं पहले भी इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार के द्वारा किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। हर एक विद्यालय यथावत जिस तरीके से चल रहा था और जो विद्यालय का यूडाइस कोड था वो अभी भी उसी तरह से यथावत है और हर विद्यालय अभी भी कार्यरत है। जो व्यवस्था बनाई गई थी मर्जर की, उस संबंध में मैंने पूरे सदन को अवगत कराया था कि 50 से कम संख्या वाले जो विद्यालय थे जहां पे बच्चों की संख्या 50 से कम थी, 1 किलोमीटर की अवधि प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर की अवधि जो कि निर्धारित है आरटी के अंतर्गत, उसका पालन करते हुए जो विद्यालय 1 किलोमीटर के अंतर्गत था उस विद्यालय में बच्चों को मर्ज किया और उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि एक विद्यालय में जो छात्रों की संख्या थी वो बढ़ गई और शिक्षकों की भी जो संख्या थी वो जब विद्यालय में अधिक हो जाएगी और छात्र भी अधिक होंगे तो ये स्वाभाविक है कि जो पठन पाठन का कार्य विद्यालय के अंतर्गत होगा वो बेहतर होगा। बच्चे ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इस चीज को हम लोग सोचते हुए ये निर्णय लिया गया था और इसका जो स्वरूप आया है, इसका जो फल मिला है हम लोगों को, वो भी अच्छा हुआ है। और जो विद्यालय बंद किए गए थे, यानी कि जो बंद नहीं किए गए, जो विद्यालय रिक्त हुए थे खाली मर्जर की प्रक्रिया के बाद में, उन विद्यालयों को प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के रूप में हम सब लोगों ने इस वर्ष से एक नई व्यवस्था बना करके चालू किया है। इन विद्यालयों में भी इन बच्चों की पठन पाठन के कार्य हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए एक पूरा पाठ्यक्रम अलग से तैयार किया गया है कि इनके भविष्य को हम सब लोग बेहतर किस तरह से बनाएं। तो माननीय सदन में कोई भी विपक्ष के सदस्य इस तरीके की कोई गलत जानकारी ना दे कि सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद किया गया है। लाखों की संख्या में शिक्षकों के जो ट्रांसफर का भी प्रश्न उठाया गया, 2017 से लेकर के अभी तक अंतर जनपदी और जनपद के अंदर भी समायोजन दोनों किए गए और लाखों की संख्या में शिक्षकों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है और ऑनलाइन एक पारदर्शी व्यवस्था का पालन करते हुए हमारे ट्रांसफर की प्रक्रिया पे किसी भी तरह की कोई आलोचना नहीं होती और किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठती। इससे पहले जब 2017 से पहले ट्रांसफर किए जाते थे और किस तरीके की ट्रांसफर की व्यवस्था थी, हम में से किसी भी सदस्य से ये छुपा नहीं है और किस तरीके से पूरी तरह से दलाली होती थी और पैसा वसूला जाता था शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पे। और उसके बाद
और उसके बाद भी उस शिक्षक को ये कंफर्म नहीं होता था कि मेरे पैसे चले जाने के बाद में भी मुझे मेरा मनचाहा ट्रांसफर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। एक बार पैसे चले गए तो वो पैसे भी उस शिक्षक के बर्बाद हो जाते थे। आज इस व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। एक भी शिक्षक से ट्रांसफर के नाम पे एक भी रुपए की वसूली प्रदेश भर में कहीं पर भी नहीं होती। एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षक अप्लाई करते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है प्रतिवर्ष, और उस पॉलिसी का पालन करते हुए जो शिक्षक उस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, हर एक शिक्षक को उसके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर दे दिया जाता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी हमने बनाई है जो प्रतिवर्ष हर वर्ष होती है। यानी कोई भी शिक्षक अगर म्यूचुअली एक दूसरे के स्थान पे अंतर जनपद या जनपद के अंदर जाना चाहता है, वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके ओटीपी शेयर करके उसकी एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षकों के हित के लिए हमने जितने भी निर्णय लिए हैं वो शिक्षकों के भविष्य को और शिक्षक जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे विभाग के अंतर्गत उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हर एक उचित कदम उठाया है। जहां तक विपक्ष ने प्रश्न उठाया शिक्षकों के स्वास्थ्य के संबंध में, हम सब अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए भी हम सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और इसीलिए जो शिक्षकों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनको कैशलेस स्वास्थ्य का बीमा उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस शिक्षक दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा भी की गई कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनके भविष्य को और आने वाले समय में भी किसी भी तरह की अगर उनको कठिनाई आती है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसकी ख्याल रखने के लिए भी सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। वे शायद ये भूल गए कि गिरता हुआ स्तर उत्तर प्रदेश में शिक्षक का 2017 से पहले हुआ करता था, जहां पे बच्चों की पठन पाठन के लिए किसी भी तरह की कोई निगरानी नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी और किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई पोर्टल या ऐप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो NAS की रिपोर्ट है वो ये अपने आप में बताती है कि अगर हम पूरे देश का औसत देखें और उत्तर प्रदेश का अगर हम औसत देखें तो वो हर एक कक्षा में उत्तर प्रदेश का औसत पूरे राष्ट्र के औसत से बढ़ा हुआ है। चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न देते हैं। नहीं, चाहूंगी आपके जबान फिसली कम से कम सच निकला। जो 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज करने के नाम पे बंद किया गया था और वहां से टीचर्स हटा दिए गए थे, आज वहां पे टीचर्स वापस नहीं रखे गए हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं और वहां अध्यापक नहीं है। तो क्या इसके लिए सरकार कोई निर्णय लेगी, वापस से उन 10,000 स्कूलों में टीचर्स को भेजेगी और सामान्य अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर्स है उन पे जो है आपको चेक रखने की आवश्यकता है? उसका जवाब आ गया। उसका जवाब आ गया। उच्च अंतर जनपदीय ट्रांसफर्स के लिए पूरी बात आ चुकी है।